65 वर्षीय सावित्री देवी अपने कमरे के कोने में पड़ी फटी चटाई पर बैठी थी। बाहर ड्राइंग रूम से ठहाकों की आवाज़ आ रही थी। उनकी बहू पायल अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के साथ पनीर टिक्का और गर्म कॉफ़ी का आनंद ले रही थी। सावित्री जी को सुबह से सिर्फ एक कप काली चाय नसीब हुई थी, वह भी बिना चीनी के, क्योंकि पायल का कहना था शुगर की मरीज को ज़्यादा नखरे नहीं शोभा देते। सावित्री जी का बेटा आकाश शहर का बड़ा आर्किटेक्ट था, पर घर के भीतर क्या चल रहा है उसे खबर तक न थी। पायल ने आकाश को विश्वास दिला रखा था कि माँ की सेवा के लिए उसने स्पेशल डाइट चार्ट बनवाया है। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। पायल ने सुबह से सावित्री जी को स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया ताकि घर का डेकोर खराब ना लगे। सावित्री जी को तेज़ बुखार था। उन्होंने कांपते हाथों से पायल का पल्ला पकड़ा और कहा, बहू दवा खानी है, थोड़ा सा दलिया मिल जाता तो। पायल ने झटक कर कहा, मम्मी जी आज घर में वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, दलिया की महक से सारा माहौल खराब हो जाएगा, चुपचाप बैठी रहिए, रात को खाना मिलेगा। संयोग से आकाश उस दिन अपनी फाइल घर भूल गया और दोपहर में अचानक वापस आ गया। उसने देखा कि मेन गेट पर ताला नहीं है। वह दबे पांव अंदर गया। ड्राइंग रूम में महफिल जमी थी और पायल अपनी सहेलियों से कह रही थी, अरे यार बुढ़िया को स्टोर रूम में बंद कर दिया है, वरना मेहमानों के सामने अपनी पुरानी साड़ियाँ और बीमारी का रोना शुरू कर देती। फालतू का सिर दर्द है। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधा स्टोर रूम की तरफ भागा। वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। उसकी माँ फर्श पर गिरी पड़ी थी। उनके पास पानी का एक गिलास तक नहीं था। बुखार से उनका शरीर भट्ठी की तरह तप रहा था। आकाश ने अपनी माँ को गोद में उठाया और बाहर ले आया। मेहमानों और पायल की सहेलियों के सामने उसने माँ को सोफे पर बिठाया। पायल हक्की बक्की रह गई। आकाश ने चिल्लाकर नहीं बल्कि बहुत शांत स्वर में कहा, पायल आज से इस घर में कोई मेहमान नहीं आएगा, और यह पनीर टिक्का और कॉफ़ी, यह सब मेरी माँ की उस दलिया की कीमत है जो तुमने उन्हें नहीं दी। पायल ने सफाई देने की कोशिश की। आकाश तुम समझ नहीं रहे। आकाश ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं सब समझ गया। जिस औरत को अपनी सास में बोझ दिखता है उसे इस घर की महारानी बने रहने का कोई हक नहीं। आज से तुम्हारी सारी ऐशो आराम की सुविधाएं बंद। अगर मेरी माँ इस घर के स्टोर रूम में रह सकती है तो तुम भी उसी फर्श पर रहोगी, और अगर मंजूर नहीं तो रास्ता खुला है। पायल की सहेलियाँ शर्मिंदा होकर चली गईं। पायल को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब आकाश ने उसके हाथ से क्रेडिट कार्ड और गाड़ी की चाबी ले ली। उसने सावित्री जी के पैर पकड़ लिए, पर इस बार सावित्री जी ने उसे माफ़ नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा रोटी तो भूख मिटाती है, पर कड़वी जुबान और नियत आत्मा को मार देती है। पायल के माफ़ी मांगने और सावित्री देवी के उस कड़वे सच को उजागर करने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। आकाश ने तय कर लिया था कि अब वह अपनी आंखों पर पट्टी को हमेशा के लिए उतार देगा। पायल को लगा था कि 2 दिन रोने धोने से आकाश पिघल जाएगा, लेकिन इस बार मामला अलग था। आकाश ने घर के काम के लिए एक सहायिका रख ली और सख्त हिदायत दी कि वह केवल सावित्री देवी का ध्यान रखेगी। पायल से घर की चाबियां ले ली गईं। आकाश ने पायल से कहा,
पायल, तुम कहती थी ना कि घर का काम करते करते तुम थक जाती हो। अब से तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस घर में सुख सुविधाओं पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। तुम इस घर में तब तक एक मेहमान की तरह रहोगी जब तक तुम्हें यह एहसास न हो जाए कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, मजबूरी से नहीं। कुछ दिन बीत गए। पायल को अब वह अकेलापन महसूस होने लगा जो वह सावित्री देवी को देती थी। उसे कोई पूछने वाला नहीं था। एक शाम पायल को बहुत तेज सिर दर्द हुआ। वह रसोई में गई, लेकिन वहाँ रखी हर चीज़ अब उसकी पहुँच से बाहर थी। वह सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गई। तभी उसने देखा कि सावित्री देवी, जो अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी, हाथ में चाय का प्याला लेकर उसके पास आई। सावित्री देवी ने बड़े प्यार से पायल के सिर पर हाथ रखा और कहा, ये ले बहू, अदरक वाली चाय है, पी ले, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। पायल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जिस सास को उसने एक कप चाय के लिए तरसाया था, वही सास उसकी तकलीफ देख पिघल गई थी। पायल सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ी। इस बार उसके आंसू दिखावटी नहीं थे। उसने सिसकते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधेरे में थी। मैंने सोचा था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ है, पर आज समझ आया कि आपकी ममता के आगे मेरी सारी दौलत राख है। आप मुझे सजा दीजिए, घर से निकाल दीजिए, पर अपनी नज़रों से मत गिराइए। सावित्री देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बहू, घर बेटियों से बनता है और बेटियां कभी अपनी माँ को भूखा नहीं सुलाती। तूने जो किया वो एक बुरा सपना था, अब जाग जा। आकाश यह सब दरवाजे के पीछे से देख रहा था। उसे खुशी थी कि उसकी माँ की ममता ने पायल के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया है। उसने अंदर आकर पायल को सहारा दिया। उस दिन के बाद उस घर में स्टोर रूम का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया और प्यार के दरवाजे खुल गए। पायल अब किटी पार्टी में नहीं, बल्कि माँ जी के साथ मंदिर और बगीचे में नजर आती। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक आकाश के बिजनेस पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। जिस प्रोजेक्ट में उसने अपनी सारी जमा पूंजी और घर तक गिरवी रख दिया था, वह पार्टनर की धोखाधड़ी की वजह से डूब गया। रातों रात आकाश सड़क पर आ गया। आलीशान बंगला बिकने की नौबत आ गई और बैंक का नोटिस घर पर चिपक गया। पायल, जो अब तक सादगी का रास्ता चुन चुकी थी, इस झटके से टूट गई। उसके मायके वालों ने जब यह सुना तो उन्होंने तुरंत फ़ोन करके उसे वापस बुला लिया। पायल के पिता ने कहा, बेटी, आकाश तो बर्बाद हो चुका है, तो वहाँ रहकर गरीबी क्यों झेलेगी? घर आजा, हम तेरा तलाक करवा देंगे। पायल के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ मायके का ऐशो आराम और दूसरी तरफ एक कंगाल पति और बीमार सास। आकाश ने हार मान ली थी। वह कमरे में सिर झुकाए बैठा था। उसने पायल से कहा, पायल, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। तुम चाहो तो अपने पापा के पास जा सकती हो। पायल ने आकाश की तरफ देखा और फिर सावित्री देवी की तरफ, जो कोने में चुपचाप भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। पायल ने अपने मायके वालों को फ़ोन किया और साफ शब्दों में कहा, पिताजी, जब मेरे पास सब कुछ था तब मैं इस घर की बेटी नहीं बन पाई, लेकिन आज जब इस घर को मेरी ज़रूरत है तो मैं इसे छोड़कर नहीं भागूंगी। मेरा ठिकाना यही है। घर का सामान बिक रहा था। आकाश हताश था।
तभी सावित्री देवी अपने पुराने संदूक के पास गई और एक मटमैली सी पोटली निकाल कर लाई। उन्होंने वह पोटली पायल के हाथों में रख दी। पायल ने जब पोटली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सोने के पुराने मोटे कंगन, हार और कुछ पुराने जमीन के कागजात थे। सावित्री देवी धीमी आवाज में बोली, ये मेरे पुरखों की निशानी है बहू। जब तू मुझे बासी रोटियां देती थी तब मैंने सोचा था कि इन्हें गंगा में विसर्जित कर दूंगी, लेकिन जब तूने अपनी ममता से मेरा दिल जीता तब मैंने तय किया कि ये मेरी उस बेटी के लिए है जो बुरे वक्त में मेरा हाथ थाम कर खड़ी रही। उन गहनों और जमीन के कागज़ों की कीमत इतनी थी कि आकाश का कर्ज उतर गया और उसका डूबता हुआ बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। आकाश और पायल ने उस दिन एक शपथ ली। उन्होंने शहर के बाहर एक ममता सदन नाम से आश्रम खोला, जहां उन बुजुर्गों को रखा जाता जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। अब उस घर में सूखी रोटियां नहीं बल्कि प्रेम का 56 भोग बटता था। पायल अब रील बनाने के लिए नहीं बल्कि माँ जी के पैर दबाने के लिए वक्त निकालते थे। जिस घर में कभी नफरत की बदबू आती थी आज वहां सेवा की खुशबू महक रही थी। पायल के पिता और भाई को यह बात हजम नहीं हुई कि पायल ने एक कंगाल घर को क्यों चुना। उन्हें लगा कि सावित्री देवी ने अपनी जुदाई बातों से पायल को फंसा लिया है। एक सुबह पायल के पिता अपनी बड़ी गाड़ी लेकर आकाश के दरवाजे पर आ धमके। उनके साथ कुछ लोग थे जो जबरदस्ती पायल का सामान बाहर निकालने लगे। पायल के पिता चिल्लाकर बोले, चलो पायल, बहुत हो गया। यह गरीबी का नाटक। यह औरत और इसका बेटा तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास अब बचा ही क्या है। पायल जो कभी अपने पिता के रुतबे पर इतराती थी आज उनके सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें बस छोटे से मंदिर के सामने ले गई जहाँ सावित्री देवी बैठी थी। पायल ने बड़े शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं वह तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। लेकिन जो संस्कार माँ जी ने मुझे इन कुछ दिनों में दिए हैं वह आप मुझे पूरी जिंदगी में नहीं दे पाए। आपने मुझे सिर्फ लेना सिखाया था, इन्होंने मुझे देना सिखाया है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि मेरा असली मायका और ससुराल दोनों अब यहीं पर हैं। उसके पिता गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले गए, पर उन्हें एहसास हो गया कि उनकी बेटी अब एक समझदार स्त्री बन चुकी है। वक्त बीता। आकाश का नया बिजनेस ममता सदन की वजह से पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग उसे सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक श्रवण कुमार जैसा बेटा मानने लगे। एक दिन आश्रम के बाहर एक बुजुर्ग महिला फटे हाल में बैठी रो रही थी। जब पायल उसे अंदर लाने गई तो वह दंग रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि पायल की अपनी चाची थी, जिन्होंने उम्र भर अपनी सास को प्रताड़ित किया था और आज उनके अपने बेटों ने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया था। पायल ने अपनी चाची को वही ठंडी चाय और सूखी रोटी नहीं थी जो कभी वह अपनी सास को देती थी। इसके बजाय उसने उन्हें गरम खाना खिलाया और माँ जी के पास बिठाया। सावित्री देवी ने चाची का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, बहन, नियत कड़वी हो तो अपना ही खून दुश्मन बन जाता है और नियत साफ हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। चाची की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पायल ने आज अपनी पुरानी गलतियों का कर्ज अपनी चाची की सेवा करके उतारा।
आज उस घर की रसोई में कभी बासी रोटी नहीं बचती, क्योंकि पायल और आकाश हर रात का खाना पास की बस्ती के गरीब बच्चों और बुजुर्गों में बांट कर सोते हैं। सावित्री देवी अब छड़ी लेकर नहीं चलती, बल्कि अपनी पोती का हाथ पकड़कर उसे कहानियाँ सुनाती हैं। ऐसी कहानियाँ जिनमें जीत हमेशा साफ नियत की होती है। आकाश और पायल ने मिलकर एक अनोखी पहल शुरू की, ममता की रसोई। यह एक ऐसा छोटा सा भोजनालय था जहाँ कोई भी बुजुर्ग आकर सम्मान के साथ मुफ्त में गर्मा गर्म ताज़ा खाना खा सकता था। इस रसोई की मुख्य संरक्षिका सावित्री देवी थी। वह खुद बैठकर यह सुनिश्चित करती थी कि किसी भी बुजुर्ग की थाली में रोटी ठंडी या सूखी न जाए। पायल अब केवल घर नहीं संभालती थी, वह सोशल मीडिया पर बुजुर्गों के अधिकारों के लिए रील बनाते थे। लेकिन अब उसकी रील में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई और सेवा की तड़प थी। एक दिन रसोई में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसके कपड़े धूल से सने थे और वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। जब पायल उसे खाना परोसने गई तो वह ठिठक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पार्टनर का पिता था। उसने आकाश को धोखा दिया था और उसे सड़क पर ला दिया था। आकाश का वह पार्टनर अपने पिता को भी घर से निकालकर सारा पैसा लेकर विदेश भाग गया था। वह वृद्ध व्यक्ति शर्म के मारे अपनी नज़रें नहीं उठा पा रहा था। उसने आकाश से कहा, बेटा, मेरे बेटे ने तुम्हें साथ जो किया उसकी सज़ा आज भगवान मुझे दे रहे हैं। मुझे यहाँ मत खिलाओ, मैं इस हक के लायक नहीं हूँ। आकाश आगे बढ़ा और उसने उन बुजुर्ग के हाथ थाम लिए। आकाश ने कहा, काका, पाप बेटे ने किया था, पिता ने नहीं। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि भूखे का कोई दुश्मन नहीं होता। आप यहाँ मेहमान नहीं, इस घर के बड़े बनकर रहेंगे। यह देखकर सावित्री देवी की आंखों में गौरव के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब सही मायने में बड़ा आदमी बन गया है। बरसों बाद जब सावित्री देवी का अंतिम समय आया तो उन्होंने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर एक असीम संतोष था। पूरे शहर ने उन्हें शहर की माँ के रूप में विदा किया। सावित्री देवी के जाने के बाद पायल ने उनके कमरे को एक संस्कार केंद्र में बदल दिया, जहाँ वह मोहल्ले की नई बहुओं को बुलाती और उन्हें बताती कि सास केवल पति की माँ नहीं होती, वह उस घर की नींव होती है। अगर नींव को गीला रखोगे तो दीवारें कभी मजबूत नहीं रहेंगी। आज पायल की अपनी बहू घर आई है। पायल ने उसे घर की चाबियां नहीं दी, बल्कि रसोई में ले जाकर पहली रोटी अपने हाथों से बनाना सिखाया और कहा, बेटा, इस घर में रोटी चाहे घी की हो या सादी, बस उसमें प्यार की गर्माहट होनी चाहिए, क्योंकि बासी रोटी पेट खराब करती है और बासी नीयत पूरा खानदान बर्बाद कर देती है। पायल की बहू ने मुस्कुराकर अपनी सास के पैर छुए। कर्मा का चक्र अब पूरी तरह से बदल चुका था। नफरत की जगह अब पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मान ने ले ली थी। सावित्री देवी के जाने के कई साल बीत चुके थे। आकाश और पायल अब खुद वृद्ध हो चले थे। उनका बेटा अविनाश विदेश से पढ़ाई करके लौटा था। वह अपनी आधुनिक सोच और कॉरपोरेट जगत के तौर तरीकों में ढला हुआ था। उसके लिए ममता की रसोई और यह सब इमोशनल ड्रामा एक फिजूल खर्ची और समय की बर्बादी थी। अविनाश की शादी तन्नू से हुई, जो एक बड़े शहर की पढ़ी लिखी और अपने करियर को लेकर जुनूनी लड़की थी। घर में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की कगार पर था। तन्नू को यह पसंद नहीं था कि उसके सास ससुर घर में आने वाले उन अजनबी बुजुर्गों की सेवा में लगे रहे।
उसने घर के नियमों को बदलना शुरू किया। एक दिन उसने पायल से कहा, मम्मी जी, यह घर है या धर्मशाला? हर वक्त यहाँ कोई न कोई बूढ़ा बुजुर्ग दुआएं लेने आ जाता है। हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है और यह बेकार का चैरिटी काम अब बंद होना चाहिए। पायल के कानों में अपनी ही पुरानी आवाज़ गूंज उठी। उसे याद आया कि सालों पहले उसने भी सावित्री देवी से यही सब कहा था। पायल ने गुस्सा नहीं किया। उसने मुस्कुराकर तन्नू से कहा, बेटी, यह प्राइवेसी नहीं, यह इस घर की रूह है। जिस दिन यह दुआएं आनी बंद हो जाएंगी, यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा रह जाएगा। लेकिन तन्नू नहीं मानी। उसने रसोई घर पर अपना कब्जा जमा लिया और धीरे धीरे आकाश और पायल को उनके अपने ही घर के एक छोटे हिस्से में सीमित कर दिया। अविनाश ने भी अपनी पत्नी का साथ दिया। एक रात तन्नू ने फ्रिज में रखा बासी खाना पायल की थाली में परोस दिया और कहा, आजकल बहुत वेस्टेज हो रही है, इसे ख़त्म कीजिए। पायल ने उस बासी रोटी का एक निवाला लिया और उसे अपनी सास सावित्री देवी की याद आ गई। उसकी आंखों से एक आंसू टपका। उसने वह निवाला नहीं थूका बल्कि चुपचाप खा लिया। अगले ही दिन अविनाश को एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना था। रास्ते में उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे खून की सख्त ज़रूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ था। अविनाश और तन्नू के पास बहुत पैसा था, लेकिन उस शहर के किसी भी ब्लड बैंक में वह खून उपलब्ध नहीं था। जब यह खबर ममता की रसोई में पहुंची, तो वहां खाना खाने वाले बुजुर्गों में हलचल मच गई। तभी एक वृद्ध व्यक्ति, जिसे कभी आकाश ने सड़क से उठाकर सहारा दिया था, उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, साहब ने हमें नया जीवन दिया। आज मेरा खून उनके बेटे के काम आएगा। डॉक्टरों ने कहा कि समय पर खून मिलने की वजह से अविनाश की जान बच गई। जब अविनाश को होश आया तो उसने देखा कि उसकी जान बचाने वाला कोई बड़ा रईस नहीं, बल्कि वही बेकार बुजुर्ग है जिसे वह घर से निकालना चाहता था। तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। तन्नू और अविनाश दोनों पायल और आकाश के कदमों में गिर पड़े। तन्नू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं समझ गई। बासी रोटी और ताज़ी रोटी का फ़र्क सिर्फ स्वाद में होता है, लेकिन दुआओं और बद्दुआओं का फ़र्क जीवन और मृत्यु में होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए। पायल ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, आज सावित्री माँ की आत्मा को शांति मिली होगी, क्योंकि आज उनके लगाए इस ममता के पौधे ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। अब उस घर की रसोई में कभी बासी रोटी नहीं परोसी जाती। अविनाश ने ममता की रसोई को एक बड़े ट्रस्ट में बदल दिया और तन्नू ने अपनी कारपोरेट जॉब छोड़कर बुजुर्गों के लिए एक अस्पताल खुलवाया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।